जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी हो, पीसीएससी हो, कोई भी अगर आपका वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। इसका मतलब है कि जिस काल के बारे में हमें लिखित जानकारी तो प्राप्त है लेकिन उसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को आसानी से समझने के लिए हमने इसको कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका काल निर्धारण। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। तो यहाँ पे जितने भी आपके इतिहासकार है, जितनी पद्धति है, उनके अनुसार पे जो समय सिंधु घाटी सभ्यता का बताया गया है उसको मैंने यहाँ पे आपका लिखा है। जॉन मार्शल का मानना था कि 3250 से 2750 मानी बीसी तक इसका क्या रहा आपका समय रहा आपका। मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व रहा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व रहा। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व रहा है आपका। सीजी गैड के अनुसार 2300 से 1700 ईसा पूर्व रहा है आपका। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व रहा है आपका। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है आपका। अमलानंद घोष के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रहा है। आला चीन के हिसाब से 2150 से 1750 ईसा पूर्व रहा है आपका। C14 जो एक पद्धति होती है आपकी, किसी भी चीज का, कोई पुरानी चीज है आपका, उसका समय निर्धारण बताने के लिए जिस हम लोग साइंस पद्धति का प्रयोग करते हैं, जैसे C14 या इसको हम लोग कह सकते हैं रेडियो कार्बन निर्धारण भी कहते हैं। इसके अनुसार जो इसका समय था 2350 से 1750 था। यहाँ पे आपको विशेष बात बताना चाहेंगे, जो डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल के अनुसार जो समय दिया गया है 2350 से 1750, कार्बन डेटिंग के हिसाब से दिया गया है 2350 से 1750, इसको सर्वमान्य समय कहा जाता है। अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2350 से 1750। तो कॉन्सेप्ट हमारा पहला था काल निर्धारण, कहने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा। तो अलग अलग इतिहासकार का इसका अलग अलग मानना था और आपकी एक साइंस की पद्धति है C14, इसके द्वारा इसका समय माना गया है 2350 से 1750। एक यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है ये समय कंफर्म नहीं है, एक अनुमानित तौर पर दिया गया है आपका। कोई भी इसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई इसमें ये लिखा हो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इस काल से इस काल तक थी। ये हमारे अनुमान है, उसके हिसाब से इसको कंफर्म किया। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो अभी तक इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ये हमारी अनुमानतम और ये साइंस की पद्धति के अनुसार ये हमारा समय दिया गया है। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है आपका उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इस पे अलग लोगों का मत अलग अलग मानना था। देसी उत्पत्ति कहने मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यहीं के जो लोग थे, निवासी थे, मूल निवासी थे, वो यहीं के थे और इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई। इनका जो मानना था वो रफीक मुगल थे, स्टुअर्ट पिकर थे, जॉर्ज डेल्स थे और फेयर सर्विस का मानना था कि ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी उत्पत्ति, इसकी देसी उत्पत्ति है। विदेशी उत्पत्ति कहने मतलब कुछ लोगों को मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये लोग दूर से आए थे या बाहर देशों से आए थे या अन्य स्थानों से आकर यहाँ पे आए थे। तो उनका मानना था कि आपकी क्या आपकी विदेशी सभ्यता है। इसमें मानना है आपका गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर का। आपका डॉक्टर राजवली पांडे का मानना है कि ये लोग आर्य थे और गार्डन चाइल्ड का मानना था ये लोग सुमेरियन थे आपका। और पढ़ी का मानना था कि वेदों में जो लिखित है वही दृष्टांत है सारे आपके ये। और राखाल दास बनर्जी का मानना था ये लोग द्रविड़ हैं आपके। और आपके मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि ये दाशु और दस्यु है आपका। तो हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा टाइम पीरियड, सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा इनका उद्भव, मानी अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है इनका उद्भव का। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, भारत में उसका किस किस जगह विस्तार था, विश्व में कुल कितने स्थल हैं और कुल कितने देशों में इसका विस्तार था। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें कि इसका कुल कितना आपका विस्तार था, तो सबसे पहला आपको पॉइंट बताना चाहूँगा,
12,99,600 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्या था आपका क्षेत्र था। अगर बात करें कि विश्व में कुल कितने स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए, तो हमारा आंसर कितना होगा 1500। ये लगभग में आपका अप्रोक्स में आपका। नेक्स्ट में बात करना चाहूँ इसकी जलीय सीमा, जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी आपकी सी के साथ या रिवर के साथ में जो आपकी सीमा लगती थी वो 1300 किलोमीटर थी आपकी। मैं बात करूं कुल कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं, तो हमारा भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है और दक्षिण एशिया के कुछ आपके छोटे मोटे स्थानों में भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है भारत में कुल ऐसे कितने स्टेट हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं, तो हमारा है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन बहुत ही आपका यहाँ पे टिपिकल तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था आपका त्रिभुजाकार था, ट्रेंगुलर शेप में था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 1400 किलोमीटर थी, जबकि ईस्ट से वेस्ट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी आपकी 1600 किलोमीटर। कहने का मतलब ये आपकी नॉर्थ से साउथ और ये आपकी ईस्ट से वेस्ट की जो डिस्टेंस थी आपकी, तो नॉर्थ से साउथ कितनी होगी 1400 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट तुम्हारी कितनी होगी आपकी 1600 किलोमीटर। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन था, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन था, सबसे आपका पूर्वी पॉइंट कौन था और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन था। तो जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नॉर्थ पॉइंट कौन था, तो आपका नाम है उसका मांदा जो पड़ता है आपका कश्मीर में, और जो नदी थी उस समय की उसका नाम क्या आपका चिनाब नदी। सेकंड पॉइंट बात करता हूँ ईस्ट पूर्व में जो आपका स्थान पड़ता है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश जो मेरठ के पास में पड़ता है आपका, और ये हिंडन नदी के किनारे था। सबसे साउथ पॉइंट की अगर बात करें ये पड़ता है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और जो नदी थी जिस नदी के तट पर था वो नदी कौन थी आपकी गोदावरी नदी थी। अगर बात करें कि सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन था, सुत कांगेटोर आपका किस देश में पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और नदी का नाम क्या था मानी जिस नदी के तट पर थे वो था आपका दास नदी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आपका तीसरा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कौन कितने स्थान है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा खोज एवं उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने कराई और उत्खनन मतलब खुदाई का काम सबसे पहले किसने शुरू कराया, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात करें कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो एक अंग्रेज व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, और समय था आपका 1826, और जो स्थान था आपको हड़प्पा का टीला था। लेकिन चार्ल्स मेसन ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आंसर हमारा क्या होगा चार्ल्स मेसन। लेकिन विशेष ध्यान रखिए इन्होंने क्या किया, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, इस पर फोकस नहीं किया। अब बात करते हैं 1853 और 1856 के बीच का समय है जब आपका रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तब यहाँ पे आपके अत्यधिक साक्ष्य प्राप्त हुए, उसकी जरा बात करते हैं। 1853 से लेकर 1856 के बीच में पाकिस्तान में आपका रेलवे लाइन विकास हो रहा था, और जो रेलवे लाइन का विकास हो रहा था उसको जो नेतृत्व कर रहे थे आपके हेड थे वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और वहां पे दो व्यक्ति थे ब्रंटन बंधु जिनका नाम है आपका जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। यहाँ जरा बताना चाहेंगे जब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन आपकी पाकिस्तान में रेलवे लाइन विकास के लिए खुदवाई करवा रहे थे तो उनको पुरानी ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन इनका मानना था कि इस समय वर्तमान में जो अंग्रेज है, अंग्रेज सबसे सभ्य और आपके सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता में से एक है। अब यहाँ पे दो तथ्य हो सकते हैं, या तो उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, या दूसरा तथ्य ये भी हो सकता है कि ध्यान दिया हो लेकिन इसलिए इस पे ज्यादा विषय पे चर्चा ना की हुई कि कल इस चीज की फिर फैलाव हो जाए कि जो आपकी अंग्रेज है ये सभ्यता तो अभी विकसित हुई है, लेकिन इससे पहले भी इससे डेवलप आपकी सभ्यता भारत में उपस्थित थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को क्या प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ था कि प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं 1921 का समय आया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खुदाई का जिम्मा लिया और यहाँ पे एक टीम का गठन किया गया, और उस टीम के जो अध्यक्ष बनाए गए वो दयाराम शाहनी बनाए गए आपके, और इनके सहायक के रूप में काम कर रहे थे माधव स्वरूप वत्स। और जो खोज की इन्होंने वो हड़प्पा नामक स्थान की जो माउंटगोमरी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। विशेष ध्यान रखिए पूछा जाता है जब 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई का काम कराया तो सबसे पहले खुदाई का काम कहाँ कराया, तो जगह का नाम द्वारा क्या था, हड़प्पा नामक स्थान था जो कहाँ पड़ता है आपका माउंटगोमरी जिला
पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और बताना चाहूंगा उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो आपके अध्यक्ष थे, हेड थे, विभागीय अध्यक्ष थे, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन थी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जितनी भी सभ्यताएं थी, जितनी भी आपकी प्राचीन सभ्यताएं थी, वो सारी सभ्यताएं नदियों के पास में क्यों हुआ करती थी। इस विषय में बार बार चर्चा होती है। बताना चाहेंगे कि प्राचीन समय में ट्रांसपोर्ट का मानी यहाँ वहां आने जाने के लिए जो साधन था, वो इतने साधन उपस्थित नहीं थे। ये लोग नदियों से ही आवागमन किया करते थे। दूसरा पॉइंट, कृषि के लिए सबसे उत्तम जो जगह थी वो आपकी नदियों के आसपास थी। और बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि जो पानी की व्यवस्था थी, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर आपकी सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था हो, तो उसके लिए सबसे उत्तम जगह नदी के पास रहती थी। इसीलिए अत्यधिक सभ्यताएं आपकी क्या हुई, नदियों के पास में पाएगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास में पाएगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ समकालीन सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो एक समकालीन सभ्यता है जिसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। ये दोनों एक ही नाम है। और बताना चाहेंगे कि जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी, ये दजला और फारत नदियों के बीच में सभ्यता ये आपकी थी, और इसकी समकालीन थी। कहने मतलब क्या, सेम समय की दोनों सभ्यताएं थी। एक और आपकी समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन कहते हैं या नील नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। नील नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्ट की सभ्यता थी, वो नील नदी के किनारे थी। मैं बात करूंगा चीन की सभ्यता। यहाँ पे बताना चाहिए कि चीन की सभ्यता जब ये विकसित हो चुकी थी, पूरी सभ्यताएं, कहने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता, जब आपकी तीनों एक समय की समकालीन सभ्यताएं पूर्णतया विकसित हो चुकी थी, उस समय चीन की सभ्यता क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीन की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता नहीं थी, लेकिन इसके समय के अंत में ये सभ्यता आपकी विकसित होने लगी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर थी। तो चीन की सभ्यता थी आपकी होंगहो नदी के तट पर थी, और जो उसकी घाटी थी वो कौन सी थी, आपकी बेसिन घाटी थी। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की और इसके बारे में सबसे पहले उत्खनन किसने कराया। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ा हम लोगों ने, उसमें पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी समकालीन सभ्यताएं कौन थी, और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के आगे ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो आपकी डेवलप हो रही थी। तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पे अध्ययन किया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, सरस्वती सभ्यता भी है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, प्रथम नगरी सभ्यता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के इतने नाम कैसे पड़े और नामकरण के कारण क्या है, उन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट बोला गया हड़प्पा सभ्यता। मैं बताना चाहूंगा हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आपके हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी चार्ल्स मेसन ने 1826 में, इसीलिए इसका नाम हमारा क्या पड़ा, आपका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहली जो खोजा जाने वाला स्थान है हमारा कौन सा आपका है, हड़प्पा आपका स्थान है। सेकंड पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस मैक्सिमम आपके स्थान जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, उसमें से अधिकतम स्थान 70% प्लस स्थान सिंधु नदी के तट पर पाए गए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आपका सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी और गंगा की नदी के बीच में एक आपकी नदी थी सरस्वती नदी, जिसके साक्ष्य पाए गए, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सभ्यता है आपकी प्रथम नगरी सभ्यता। प्रथम नगरी सभ्यता इसका नाम क्यों दिया गया कि यहाँ पे पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले आपके, और सुनियोजित नगर योजना, कहने मतलब जो नगर है हमारे, जो टाउन है, उनको एक सही प्रकार से व्यवस्थित करने के भी साक्ष्य मिले। और यहाँ पे बेहतरीन जल निकासी, माने जो पानी का निकास की प्रक्रिया थी, उस सर्वश्रेष्ठ उत्तम व्यवस्था का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे आपके क्या जो घर बने थे वो आपकी उत्तम व्यवस्था के बने, जो वर्तमान में अगर हम लोग देखना चाहें उसी प्रकार के बने हुए थे। और यहाँ पे एक टेक्निक का प्रयोग हुआ था, जो घर है हमारे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, बाकी आपकी नाली हो गई, स्नानागार हो गए, वो आपकी पक्की ईंटों के बने हुआ करते थे। तो इसको क्या बोला गया, प्रथम नगरी सभ्यता भी बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके तांबा और टिन दोनों को मिलाकर किसका प्रयोग करते थे, कांसा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला गया, आपका कांस्ययुगीन सभ्यता बोला गया। काफी यहाँ पे जो आपके मेटल पाए गए, काफी जो साक्ष्य पाए गए, किसके पाए गए,
कहाँ सीख पाएगा, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले आपकी जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु थी आपकी तांबा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाम है वो कितने नाम है, तो कुल मिलाकर आपके 5 नाम है। इनके नाम के कारण क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता हो सकता है इस वजह से खत्म हुई। तो जितने भी हमारे साक्ष्य मिले हैं और जो आज तक के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो या चपरासी का हो, जहां तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको सभी हमने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे पहला आपका है कि भूकंप। रेक्स और डेल्स का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ वो भूकंप से हुआ। हो सकता है कि सबसे पहले भूकंप आया हो, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का बांध टूटा हो, या आपकी नदी में जो इसका बहाव स्तर था वो टूटा हो, और हो सकता है वहां पे बाढ़ आई हो। तो ऐसे प्रत्येक लोगों का अलग अलग मानना है, तो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति देखते हैं कि किसका क्या मानना है। तो भूकंप से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, ये मानना था रेक्स और डेल से। और बाढ़ से आपका अंत हुआ, ये मानना था जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एन आर राव का मानना था कि आपका बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक आपदा। KRU कनेडी का मानना था कि प्राकृतिक आपदा कोई हुई होगी जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। नेक्स्ट है आपका बाह्य आक्रमण। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, इनका मानना था कि किसी बाहरी समुदाय ने, किसी बाहरी देश ने इस पे आक्रमण करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। नेक्स्ट है आपका आर्य आक्रमण। आर मार्टिमल का मानना था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो विकसित हुई सभ्यता थी वो आपकी आर्य सभ्यता, जिसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं, तो इनका मानना था कि आर्यों ने सिंधु वासियों पर आक्रमण करके इनको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसा मानना था आपका AN घोष और ऑरेल स्टीन का। नदी शुष्कता जो माना गया है वो किसके द्वारा माना गया, सूद और अग्रवाल। अस्थिर नदी तंत्र, जो हमारा रिवर सिस्टम था वो अस्थिर था आपका, इसकी वजह से भी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई होगी, ये मानना था लैम्ब्रेक का। पारिस्थितिकी असंतुलन, हमारा जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, मानना था फेयर एंड सर्विस का। भूतात्विक परिवर्तन मानना था आपका MR साहनी, RL गाइक्स और F डेल्स का। महामारी, महामारी मानना था KUR कनेडी का, कि कोई एक ऐसी महामारी आई जिससे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हैजा महामारी हो गई थी, आपकी कोरोना हो गई, जैसे वर्तमान में आपकी चली। वैसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक ऐसी आपकी महामारी फैली होगी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि भूकंप, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्ष्य मान कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला है आपका भूकंप, दूसरा है आपका बाढ़, तीसरा है आपका प्राकृतिक आपदा और चौथा है आपका बाह्य आक्रमण। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये इन चारों का क्या कोई संबंध है कि नहीं है, तो बताना चाहेंगे आपका भूकंप और बाढ़ तो आपका किसमें अंतर्गत आपका आ गया, प्राकृतिक आपदा में आ गया। लेकिन एक पॉइंट होता है बाह्य आक्रमण। क्या बाह्य आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा? मैं कुछ यहाँ पे अपना मत प्रस्तुत करके आपको समझाना चाहूंगा। हो सकता है कि भूकंप आया हो और भूकंप आने पर वहां का बांध टूटा हो जिससे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी खत्म हो गई। बताना चाहेंगे आपके चाइना में एक बांध टूटा था जिसके आपका एक भूकंप आया था 8.6 रिक्टर स्केल और यहाँ पे 91,000 प्लस लोग मारे गए थे। तो कहने मतलब कि हो सकता है पहले आपका आपका बांध टूटा हो, बांध टूटने से क्या हुआ, आपका भूकंप आया हो और भूकंप आने से और बाढ़ आने का मिश्रित रूप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण कहने मतलब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं आर आक्रमण के साथ में। कोई भी हम लोग आक्रमण की हमारी जो कूटनीति होती है, हो सकता है आर्यों ने आक्रमण किया, उनका मानना हो कि हम लोग इनसे लड़े क्यों, सीधा ही इस बांध को तोड़ दिया जाए, जिससे वहां पे एक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, किसकी, भूकंप की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और किसकी उत्पन्न हो जाएगी, आपकी बाढ़ की। तो हो सकता है बाढ़ और भूकंप से इसका अंत हुआ हो, लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि सबसे पहले वहां पे भूकंप क्रिएट होगा, उसके बाद में बाढ़ क्रिएट हुई होगी। और यही तो प्रमुख रीजन, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, आप डीपी अग्रवाल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे निकटतम साक्ष्य माने जाते हैं, सबसे सटीक साक्ष्य माने जाते हैं, वो आपकी भूकंप और बाढ़ ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट और पढ़े कि इसका नामकरण कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण क्या है। तो प्रत्येक आपके इतिहासकार का क्या मत है उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा
जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन स्थानों से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, किस नदी के तट पर थे और किसने उसकी खुदाई कराई और सबसे पहले उसने किसकी खोज की। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्लेस है हड़प्पा। तो देखते हैं यहाँ पे ये किस स्थान पर है, क्या क्या यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बात करते हैं जो आपका हड़प्पा है, ये मांटगोमरी जिला, वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपका साहिवाल जिला है, वो आपका पुराना क्या था, आपका मांटगोमरी जिला। ये कहां पड़ता है, आपका पाकिस्तान में। तो हड़प्पा किस स्थान में पड़ता है, आपका मांटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल, पाकिस्तान। बात करिए किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर आपका हड़प्पा पड़ता है। बात करते हैं खोज एवं उत्खनन। जैसा कि आप हम लोग पहले पढ़ चुके, सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो चार्ल्स मेसन ने की थी और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसकी जो आपकी दूसरे नंबर में जब खुदाई करवाई गई थी आपकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, तो उसके जो अध्यक्ष बन के गए तो कौन थे, आपके दयाराम साहनी 1921। उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स ने 1923 में इसकी खुदाई करवाई और फिर व्हीलर ने 1946 में इसकी खुदाई करवाई। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है कपास, हल और हशिया, और आपका यहाँ पे पाया गया संघ का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र। बताना चाहेंगे उर्वरता की देवी का चित्र दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपकी सबसे ज्यादा जो व्यापार करते थे वो कृषि से संबंधित हुआ करता। कहने मतलब क्या, यहाँ पे जो प्रमुख व्यवसाय के रूप में अगर माना जाए तो कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोला गया है ईंटों के वक्राकार चबूतरे, जो चबूतरे बना करते थे वो ईंटों के वक्राकार शेप में बना हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कब्रिस्तान R37। मैं बताना चाहूंगा जो कब्रिस्तान थे वो R37 प्रकार, कहने का मतलब क्या, एक समाधि का प्रकार होता है R37, और ये जो समाधि होती है किसकी बनी होती है, आपकी लकड़ी के ताबूत का बना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, R37 कहते हैं, समाधि का एक प्रकार है। और यहाँ पे क्या मिले, गेहूं एवं जौ के अवशेष मिले, पीतल का बना इक्का, कहने का मतलब जो तांगा है वो किसका बना हुआ करता था, आपका पीतल का। नेक्स्ट है आपका बर्तन पर बने मछुआरे के चित्र। यहाँ पे जो बर्तन थे, बर्तन में मछुआरे के चित्र आपके पाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुजारी की पत्थर की मूर्ति। ये जो पत्थर की मूर्ति थी पुजारी, ये आपके महादेव, ये आप कह सकते हैं हमारे जो शिव है उनके रूप की थी आपकी। फिर आपकी लिंग पूजन, जिस प्रकार से वर्तमान में हम लोग महादेव की जो पूजा करते हैं, जो शिवलिंग होती है, वैसे भी आपके किसके साक्ष्य मिले, आपके लिंग पूजन के भी साक्ष्य मिले। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका मातृ देवी की मृड मूर्ति। कहने मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, इसके साक्ष्य क्या देता है, आपका मातृ देवी की मृड मूर्ति। अब थी या नहीं थी ये अनुमानित है। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका पक्की ईंटों का जल निकास। ये लोग फिजिक्स का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग घर के लिए करते थे और पक्की ईंटों का प्रयोग जल निकासी के लिए किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाल बलुआ पत्थर से मनुष्य का शरीर। एक जगह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर के साक्ष्य मिले हैं। फिर बात करते हैं अभिलेख वाली मोहरें। सबसे ज्यादा अभिलेख वाली मोहरें कहाँ पे मिली, आपकी हड़प्पा में मिली। और यहीं से जो आपकी कुछ अभिलेख मिले हैं, मानी जो अभी मोहरें मिली है वो कहाँ की मिली है, आपकी मेसोपोटामिया की मिली है। और आपकी कहाँ की मिली है, दूसरा आपका क्या था, आपका नील नदी की सभ्यता जिसे कहते हैं, वहां की दो जगह की आपकी यहाँ पे मोहरें मिली। और खुद यहाँ की जो निर्मित आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी सर्वाधिक कहाँ पे मिली, आपकी हड़प्पा से मिली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र। कहने का मतलब ये लोग कृषि पर सर्वाधिक अधीन थे आपके, तो इसका भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अन्नागार। कहने मतलब जहाँ पे हम लोग अपना अनाज रखते हैं, यहाँ पे 12 कमरे मिले। और 12 कमरे कैसे मिले, 6-6 कमरे, आपके एक साइड में 6 कमरे और एक साइड में 6 कमरे, अन्नागार। फिर यहाँ पे जो आपका प्राप्त हुआ, आपका जो हड़प्पा था उसके बाद 2 टीले प्राप्त हुए, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला हुआ करता था वो आपका नगर टीला हुआ करता था, और जो पश्चिमी टीला हुआ करता था ये दुर्ग टीला। दुर्ग टीला क्या, यहाँ पे सारी आपके जो रक्षा से संबंधित प्रावधान थे वो थे आपके, और मजदूरों का आवास था। यहाँ पे जो हमारे इतिहासकार हैं, इतिहासकार ने हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला है इसको किस नाम की संज्ञा दी, माउंट आबू नाम की संज्ञा दी। तो हम लोगों ने जितना आज तक पढ़ा, मानिए हमारा यहाँ पे पहला आपका स्थान चल रहा है हड़प्पा की, हड़प्पा के साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए। तो अब हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें हम लोग आगे वाले स्थान देखेंगे, मोहनजोदाड़ो, लोथल, बनावली, चन्नूदड़ो। तो ये भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड बहुत ही जल्दी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।